बीएलए के जो सरबराह हैं बशीर ज़ेब वो मारे जा चुके हैं। धमाकों की इतलात जो है वो मौसूल हुई हैं। मुनीर शाकिर पेशावर में उन्हें टारगेट किया गया। उनकी फैमिली ने उनकी तदफीन करने से इनकार कर दिया है। जाफर एक्सप्रेस वहां तक मीडिया की रसाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। पेशावर और कोयटा में धमाकों की इतलात जो है वो मौसूल हुई हैं। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये धमाके कहाँ पे हुए हैं, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे दहशत गर्दी की बात हो रही है, कुछ इसकी हमने गुफ्तगू की थी पिछले वीलॉग के अंदर। मुफ्ती मुनीर शाकिर पेशावर में उन्हें टारगेट किया गया, वो जाँ बहक हो चुके हैं और उसके बाद वहाँ पे हालात जो हैं वो काफ़ी टेंस हैं। उनकी फैमिली ने उनकी तदफीन करने से इनकार कर दिया है। ये क्या मामला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इन तमाम जो दहशतगर्दी से रिलेटेड ख़बरें हैं उसके बारे में बात करेंगे। जाफर एक्सप्रेस वो ट्रेन जिसे अगवा करने की कोशिश की गई और जिनके मुसाफिरों को हॉस्टेज बनाया गया, वहाँ तक मीडिया की रसाई हो गई है। पहली दफ़ा पाकिस्तानी मीडिया जो है उस जगह पे पहुँचा है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। मीडिया ने क्या देखा है, क्या रिपोर्ट किया है, क्योंकि इससे पहले जो खबरें आ रही थी वो हमें आईएसपीआर के ज़रिए या जो ऑफिशियल सोर्सेज थे वहाँ से आ रही थी। अब इंडिपेंडेंट मीडिया को भी जो है वहाँ तक एक्सेस दिया गया है और उन्होंने क्या देखा है इसकी तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। लेकिन इन तमाम खबरों को जो है वो एनालाइज करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, एक तो जो खबर है जो चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये ज़हन में रखिएगा और मेरे इस खबर से रिलेटेड एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा ताकि आपको क्लैरिटी जो है वो पता लगे। हमने अभी पिछले दिनों एक वीलॉग किया था, बल्कि मेरे ख्याल में शायद 48 घंटे ये भी गुजरे हैं। बुचर ऑफ बलोचिस्तान, बशीर ज़ेब बलोच, ये बेसिकली बलोच लिबरेशन आर्मी जो बीएलए जिसे कहते हैं उसके सरबराह हैं। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं इनकी जानिब से, जो मुख्तलिफ गर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो निशाना बनाया जाता है, इनके तमाम जो प्लानर्स हैं, मास्टरमाइंड हैं, करने वाले हैं, वो बशीर ज़ेब हैं। तो चंद अकाउंट्स की जानिब से, सोशल मीडिया के अकाउंट्स की जानिब से, और चंद वो सहाफ़ी जो बेसिकली आईएसपीआर की बीट को कवर करते हैं, उनकी जानिब से ये खबर दी गई कि जनाब बीएलए के जो सरबराह हैं बशीर ज़ेब वो मारे जा चुके हैं। उनको जो है वो टारगेट असैसिनेट कर दिया गया है। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि बलूचिस्तान के अंदर इस मौजूदा हुकूमत का जो टारगेट नंबर 1 होंगे वो बशीर ज़ेबी होंगे, क्योंकि उनकी जानिब से ही जो है वो ये सारी इस ख़ास तौर पे उनके आने के बाद जो है जो बीएलए की कार्रवाइयाँ हैं वो बड़ी पुरतशद्दुद हो गई हैं। तो मोस्ट प्रॉबली हुकूमत का जो टारगेट नंबर 1 होगा वो बशीर ज़ेबी होगा। तो चंद जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये रिपोर्ट किया है कि जी बशीर ज़ेब जो है उसे जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, असैसिनेट कर दिया गया है। लेकिन और जो स्टोरी दी जा रही है वो ये है कि जनाब जब 11 मार्च को ये जो जाफर एक्सप्रेस का ही जो वाक़या पेश आया है, उसी रात को जब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया तो उसी के अंदर इनकी हलाकत हो गई थी। लेकिन 2-4 चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। एक, इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बीएलए की जानिब से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। अगर ऐसा होता तो अगले 24 से 36 घंटे में वी कुड हैव हर्ड समथिंग, लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है कि डिलिबरेटली छुपाया भी जाए। आमतौर पे हमने देखा है कि दहशतगर्द जो तंजीमें होती हैं उनके सरबराहों को जब एलिमिनेट किया जाता है, मारा जाता है, तो चंद घंटों तक जो है, बल्कि चंद दिनों तक वो कोशिश करते हैं कि खबर बाहर ना जाए। इसकी वजह यह है कि अगर ये खबर कभी बाहर चली जाए तो उसकी वजह से ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक, आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह जो है अगर वो ना हो इस दुनिया में हो या वो गायब हो जाए या गिरफ्तार हो जाए या कत्ल हो जाए तो फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभार तो इस तरह भी होता है कि इस खबर को ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या वो जो तंजीम होती है वो उसे छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन इसके अलावा ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से भी जो है अभी तक ये कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। मतलब आईएसपीआर की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि जी बशीर ज़ेब को जो है एलिमिनेट कर दिया गया है, या हुकूमती सोर्सेज से या बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी फ़िलहाल कोई खबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता चंद, जिस तरह मैंने आपको बताया, जर्नलिस्ट जो आईएसपीआर की रिपोर्टिंग करते हैं उनकी जानिब से ये ट्वीट्स की गई हैं और उसमें कहा गया है कि जी बशीर ज़ेब जो है उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। और अब सवाल ये होता है कि अगर कर दिया गया है तो उसकी लाश किधर है और हमें कब तक इसकी कंफर्मेशन मिलेगी। लुब्बे लुबाब बात का ये है कि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक हमारे पास कम से कम बशीर ज़ेब की हलाकत के हवाले से कोई फ़िलहाल कंफर्म खबर नहीं। आगे चल के अगर कंफर्मेशन आ जाए तो वो और बात है। इसके अलावा
कच्ची का इलाका जहाँ पे जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया था, अब इस इलाके की पूरी स्वीपिंग करके इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो क्लियर करार दे दिया गया है। और रेलवे की जो इंजीनियरिंग टीम है और टेक्निकल टीम है वो उन्होंने वहाँ पे रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जाफर एक्सप्रेस के 5 इंजन समेत 5 बोगियों को वहाँ पे नुकसान पहुँचा है और मशकाफ में रेलवे ट्रैक का 382 फुट हिस्सा जो है उसे उस धमाके के नतीजे में नुकसान पहुंचा है। और बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये ट्रैक जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बाय द वे, बलूचिस्तान के अंदर कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली जो ट्रेन सर्विस है वो अब चौथा दिन हो चुका है कि वो मुअत्तल है और इसकी वजह से जो एयर फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया है। लेकिन ऑब्वियसली और या फिर आपको जो है बाय रोड आना पड़ेगा या फिर इसके ज़रिए, लेकिन लोग बाय एयर जाना जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके अलावा चंद जर्नलिस्ट को जो है वो एक्सेस दिया गया जाफर एक्सप्रेस जहाँ पे खड़ी हुई है, जहाँ पे ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, वहाँ तक उन्हें ले जाया गया है, वहाँ तक उन्हें एक्सेस दिया गया है। और कोयटा के कई जर्नलिस्ट जो हैं वो भी गए हैं, दीगर जर्नलिस्ट को भी बुलाया गया। इंडिपेंडेंट उर्दू से मुना खान हैं, बड़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं, अक्सर औकात बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं। वो वहाँ पे ये जो जाए हादसा है वहाँ पे वो गई और वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट किया है। और उन्होंने कहा कि जब ये वहाँ पे पहुँची है, मैं बिल्कुल जो उनकी स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने इस पर रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा जहाँ ट्रेन के वो जो उन्होंने कहा कि मशकाफ के करीब ओसीपुर के पहाड़ों के बीचों बीच जो है ये ट्रेन वहाँ पे खड़ी हुई है, जहाँ ट्रेन के नीचे जूते, टोपियाँ और पानी की बोतलें गिरी हुई नज़र आती हैं। मारे गए हमलावरों की लाशें तो अब वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जमा व खून ज़रूर वहाँ पे मौजूद है। सिब्बी पहुँचने के बाद वहाँ से ट्रॉला नमा ट्रेन जिसमें गाड़ियों के पुर्जों की तरसील की जाती है के ज़रिए हम 20 मिनट में दर्रा बोलान के टनल नंबर 8 के पास पहुँचे। इस इलाके के बहुत से नाम हैं, लेकिन अमूमी तौर पर यह इलाका दर्रा बोलान के नाम से जाना जाता है। दर्रा बोलान की लंबाई 70 किलोमीटर है। बलूचिस्तान के ज़िला कच्छी में मच रेलवे स्टेशन से तकरीबन 78 किलोमीटर दूर ढाडर का इलाका वाक़ है और इससे करीब पनीर रेलवे स्टेशन है। इस इलाके में पहाड़ों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो एक दूसरे से मुत्तसिल है। ये एक दुश्वार गुजार इलाका है और यहाँ करीब में कोई आबादी नहीं है। इंतहाई करीब तरीन गाँव भी पहाड़ों की दूसरी तरफ 50 किलोमीटर दूर है, जबकि कौमी शाहराह N65 रेल के ट्रैक से 22 किलोमीटर के फासले पर है। दुश्वार इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी इदारों के लिए इसकी सिक्योरिटी कायम रखना एक चैलेंज है, जबकि शिद्दत पसंद अनासर के लिए एक आइडियल मुकाम है ताकि वो कार्रवाइयाँ करके पहाड़ों में गायब हो जाएँ। खाकी रंग के खुश्क पहाड़ों में उसी रंग के गार मौजूद हैं जो दूर से नज़र भी नहीं आते हैं। इस इलाके में पानी भी नहीं है, सिर्फ एक नाला है जो हालिया बर्फबारी और बारिशों की वजह से जारी हुआ और उसमें बहुत कम पानी है। ये नाला मशकाफ के मुकाम से बहता है। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि तकरीबन 30 घंटों की लड़ाई में वो इसी नाले से पानी पीते रहे। जिस मुकाम पर यह वाक़या है वहाँ से सिब्बी स्काउट्स और गज़ा बंद स्काउट करीब हैं, लिहाजा दोनों अतराफ की नफरी यहाँ पर पहुँची। सिब्बी स्काउट्स के कमांडर ब्रिगेडियर उमर अल्ताफ़ ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें वाक़े की इतला देर से मिली या हमने रद्दमल देर से दिया। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे वॉच कैमरे लगे हुए हैं। जब इस ट्रैक के सामने हमारी पोस्ट पर 3 एहलकारों को शहीद करके BLA ने कंट्रोल किया और फिर पहाड़ की चोटी से ट्रैक को धमाका के मवाद से उड़ाया तो हमें उसी वक्त इल्म हो गया था। हम बराह रास्त कैमरे से देख भी रहे थे और हिकमत अमली भी बना रहे थे। उन्होंने बताया कि दिन 1 बजे वाक़या हुआ और 10 मिनट में सिब्बी स्काउट के दस्ते निकल चुके थे। सिब्बी स्काउट से जाए वकुआ का फासला 5 किलोमीटर है, इसलिए पहला रद्देमल उस तरफ से हमने दिया और बाद अज़ां मच से गज़ा बंद स्काउट्स के दस्ते भी ऑपरेशन के लिए दूसरी तरफ से आ गए, जिसकी वजह से इलाके को घेरे में लेने में आसानी हुई। तकरीबन 30 घंटों में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। मंगल को दिन में शुरू होने वाला ऑपरेशन बुध की शाम तक मुकम्मल हो चुका था। ब्रिगेडियर उमर अल्ताफ़ ने बताया कि हमने हमला आवरों से 8 मकनातीसी बारूदी मवाद की डिवाइसेस बरामद की हैं, क्योंकि उनका प्लान ये था कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो पूरी ट्रेन के साथ लगाकर इसे धमाके से उड़ा दिया जाएगा। जब उनसे सवाल किया गया कि अफगानिस्तान के साथ ताने बाने कैसे मिले तो उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों से थुराया सैटेलाइट फ़ोन भी मिला है जिसमें मौजूद राब्ता नंबर सब अफगानिस्तान के थे और वहाँ से कम्युनिकेशन चल रही थी। उन्होंने मजीद बताया कि हमला आवरों ने मच से आते हुए ट्रेन के बाईं जानिब के पहाड़ पर कब्जा कर रखा था और वहाँ से वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते रहते थे। जब फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमलावरों की एक बड़ी तादाद पीछे के पहाड़ों पर भाग निकली, जिनका वहाँ भी फ़िज़ा से निशाना लिया गया। लेकिन पहाड़ी सिलसिले में ज़मीनी फ़ौज का पीछा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा है और छुपने के बहुत मकामात हैं। ब्रिगेडियर उमर ने बताया कि चूंकि सिब्बी स्काउट ने फ़ौरन ही हमलावरों को आगे की तरफ से मसरूफ़ कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रेन के मुसाफिर जिन्हें बाहर मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में बिठाया गया था उन्हें फ़रार होने का मौका मिला। वो मच की जानिब जिस तरफ से ट्रेन आई थी उधर ही वापस भागे। चूंकि हमलावरों का ध्यान आगे था तो मुसाफिरों को वहाँ से निकलने में आसानी हुई और आगे से मच स्काउट ने रिलीफ ट्रेन चलाकर उन्हें बहिफाजत मच रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया, जबकि कुछ लोग पैदल भी आधे रास्ते तक आए।
करीबी रेलवे स्टेशन मच था, इसलिए सारा रिलीफ ऑपरेशन मच स्काउट्स की तरफ से चलाया गया, जहां से जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इलाके के दौरे के दौरान हमने देखा कि ट्रेन की 5 बोगियों के नीचे पटरी टूट चुकी है। तो ये जो मंजर कशी है ये मूना साहिबा ने की है, जो उन्होंने जाके, ये दोबारा मैं बता रहा हूँ कि पहली दफ़ा है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को जो है जगह पे वाक़या पेश आया है उस तक एक्सेस दिया गया है। तो एक बात तो इससे क्लियर होती है कि BLA की जानिब से ये जो प्रोपेगेंडा पिछले 48 घंटे में फैलाया जा रहा था कि जनाब नहीं नहीं अभी भी ऑपरेशन जारी है, बल्कि उनकी तरफ से एक और झूठ भी जो है वो स्टार्ट हुआ है कि जी अभी भी हमारे पास पता नहीं 100 कितने जो है वो हमने 100 या 200 कुछ जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो हमने हॉस्टेज ले लिए हैं और सबको जो है वो शहीद कर दिया गया है। ये उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा जो है ये भी फैलाया। कोई वीडियो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा जो है चल रहा है। जर्नलिस्ट जो हैं, जो इंडिपेंडेंट आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, वो ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको वहाँ तक उन्होंने एक्सेस दे दिया है। तस्वीरें भी बनाई हैं, वीडियो भी बनाई है उन्होंने, सब कुछ वहाँ तक नज़र आ रहा है। तो BLA का जो ये झूठ है ये काफ़ी हद तक बेनकाब होता है। अच्छा जी, अब ज़रा दहशत गर्दी के जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं ज़रा वो मैं आपको उस पर अपडेट कर दूँ। कोयटा में मुख्तलिफ मुकामात पर यके बाद दीगरे जो है वो 3 धमाके हुए हैं और जिसके नतीजे में 1 एहलकार शहीद और 6 ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक धमाका जो है वो शालकोट थाने के इलाके कुरानी रोड पर ATF की गाड़ी के करीब हुआ है, जिसके नतीजे में 7 एहलकार ज़ख्मी हुए। तमाम बाद में एक जो एहलकार था ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गया, दम तोड़ गया। दूसरा धमाका कोयटा में कमरानी रोड पर किया गया, जहां नामालूम अफराद ने एक मोबाइल की दुकान पर दस्ती बम से हमला किया, ताहम इसमें किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। और तीसरा धमाका एयरपोर्ट रोड के करीब कली शाबू में हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत और नुकसान का तयन किया जा रहा है। इसके अलावा BBC उर्दू ने रिपोर्ट किया है कि पेशावर के थाना उरमड़ की हदूद में एक बम धमाके के नतीजे में मजहबी शख्सियत मुफ्ती मुनीर शाकिर जो है वो जा बहक हो गए। अब मुफ्ती मुनीर शाकिर जो हैं इनके बारे में मतलब पूरा सोशल मीडिया जो है काफ़ी डिस्कस कर रहा है। बताया गया कि लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान ने उन्होंने बताया कि उनको ज़ख्मी हालत में इस वाक़े के बाद जो है हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन धमाके में उनकी टांग जो है वो शदीद मुतासिर हुई। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से अस्पताल में मुफ्ती मुनीर जो हैं उनकी शहादत हो गई है। उरमड़ थाने के SHO ने कहा कि जी मुफ्ती मुनीर शाकिर असर की नमाज के लिए जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए उस वक्त से वहीं पे धमाका खेज मवाद जो है वो नस्ब किया गया था, जो कि फट गया, जिसके सबब इब्तदाई तौर पर मुफ्ती मुनीर शाकिर जो हैं उन समेत 4 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब SSP पेशावर ने जो है वो कहा है कि जी मुफ्ती मुनीर शाकिर पर हमला जो है वो दस्ती बम से किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुफ्ती मुनीर शाकिर की जान को ख़तरा था और उन्हें नाम नहाद दौलत इस्लामिया यानी कि दाइश की शाख जो खुरासा हैं उसकी जानिब से धमकियाँ दी जा रही थी। अकोड़ा खटक में भी जो है वो यही सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये वो धमाका भी जो है वो उन्हीं की जानिब से किया गया था। मुफ्ती मुनीर शाकिर ने चंद रोज़ पहले एक तकरीर में कहा था कि उन्हें व्हाट्सएप पर धमकियाँ दी जा रही हैं और इन धमकियों के स्क्रीनशॉट्स उन्होंने मुकामी थाने में शवाहिद के साथ जमा करवाए थे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता चंद हफ्तों में मजहबी शख्सियात को जो है वो ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और मौलाना हामिदुल हक जो है उनकी शहादत भी अभी सिर्फ चंद दिन पहले हुई है। और गुज़श्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला नदीम पर भी मस्जिद में हमला किया गया था, जिसमें वो ज़ख्मी हुए थे। दूसरी जानिब बताया गया है कि जी मुफ्ती मुनीर की जो मुनीर शाकिर साहब की जो फैमिली है, ख़ासतौर पे उनके बेटे की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है और उन्होंने अपने वालिद की तदफीन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस अफसरान जवाब नहीं देंगे कफन दफन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमने बार बार मिन्नतें की हैं कि हमें ख़तरा है, आपने मेरे हाथ पाँव बांध दिए थे कि कोई मुफ्ती साहब को कोई शहीद कर गया, मुझे बंदूक उठाने की इजाज़त नहीं दी, जब तक जवाब नहीं मिलेगा एहतजाजन हम तदफीन नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक कम से कम उन्होंने तदफीन नहीं की है। मुफ्ती मुनीर के बारे में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी ज़िला करक में क़दामत पसंद ख़ानदान में 1969 में वो पैदा हुए और मुख्तलिफ़ दीनी मदरसों से उन्होंने तालीम हासिल की। मुफ्ती मुनीर जो हैं वो ज़िला खैबर में 2001 से 2011 तक शिद्दत पसंदी के दौरान एक अहम किरदार समझे जाते थे। मुफ्ती मुनीर शाकिर 2004 में बाड़ा मुंतकिल हुए, जो इससे पहले ज़िला कुरम में सरगर्म थे और कुरम में फ़िरकावाराना लड़ाइयों में मुबैना मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर उन्हें ज़िला बदल किया गया था। बाड़ा आने के बाद मुनीर शाकिर बहुत ज़्यादा मकबूल हुए और मुकामी मजहबी शख्सियत पीर सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और उनके गैर कानूनी रेडियो के मुकाबले में FM रेडियो इन्होंने शुरू किया। मुफ्ती शाकिर और पीर सैफ ने खुल्म खुला अपने अपने रेडियोज़ में एक दूसरे के खिलाफ फतवा तक जारी किया। दोनों की जारी जंग से इलाके में अमन को भी शदीद नुकसान पहुंचा और 2004 के आखिर में मुफ्ती मुनीर शाकिर ने एक बड़ी तादाद में लोगों को जमा किया और पीर सैफुर रहमान के खिलाफ लश्कर इस्लामी नामी लश्कर की बुनियाद रखी
और उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया। दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू किया। एक दिन मुफ्ती शाकिर ने पीर सैफ पर हमला किया जिसमें 25 से ज़ायद अफराद जो है वो हलाक हुए, जिसके बाद अमन ओमान की ख़राब सूरत हाल के बाद बाड़ा के मुकामी अफराद और इंतज़ामिया की मदद से पीर सैफ और मुफ्ती शाकिर दोनों को बाड़ा से निकाल दिया गया। बाड़ा से निकलने के बाद मुफ्ती शाकिर ज़्यादातर रूपोश रहे और लश्कर इस्लाम से भी उनका रब्ता ख़त्म हो गया और मंगल बाग कलदम लश्कर के ये सरबराह बन गए। मुफ्ती मुनीर शाकिर बाड़ा से निकलने के बाद कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में क़याम पज़ीर रहे। एक दफ़ा कराची एयरपोर्ट पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश के दौरान उन्हें जहाज़ से ऑफलोड भी किया गया था। कुछ अर्सा रूपोश रहने के बाद मुफ्ती मुनीर शाकिर ने हंगू में दर्स व तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू किया, मगर वो उसके बाद पेशावर के इलाके उरमड़ जो है वहाँ पर मुंतकिल हो गए। कुछ अरसे से मुफ्ती मुनीर शाकिर दोबारा मंजर आम पर आए और मुख्तलिफ मसाइल पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मजहबी प्रचार, बयानात और तकरीर जो है वो कर रहे थे। उन्हें एक मुतनाज़ा मजहबी शख्सियत जो है कंसिडर किया जाता था और अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी फ़िलहाल किसी ने कबूल नहीं की है। तो इनको एक एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो मजहबी शख्सियत के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाता था। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ अनायत किले बाज़ार में नामालूम अफराद ने थाना लोई सिम SHO की गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की हैं और इसमें 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ये 14 और 15 मार्च को हुई हैं और ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर मोहम्मद में ऑपरेशन किया, जहां मौसर अंदाज में ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान 7 ख्वारिज मारे गए और उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके मड्डी में कार्रवाई की, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक भी हुए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से जनाब एक खबर आई है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को जो है वो भिजवा दिया है। ख़बरें ये हैं और कि जी उनका ये इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है। फ़िलहाल सिराजुद्दीन हक़ानी का इस पर डायरेक्टली कोई बयान नहीं आया है, ना ही तालिबान हुकूमत ने कोई वजह बताई है। कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खबर अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, ऐसा हो चुका है, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और इनकी जो बताया जाता है कि जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं उनके साथ इनकी काफ़ी टसल चल रही थी, नाराज़गी चल रही थी काफ़ी दिनों से और अल्टीमेटली उन्होंने अब वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये बेसिकली हक़ानी नेटवर्क के एक अहम कमांडर और वज़ीर बराए महाजिरीन खलील रहमान हक़ानी दिसंबर में इससे पहले ख़ुदकुश हमले में जाँ बहक हुए थे और बेसिकली हक़ानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले के ऊपर भी काफ़ी इख्तलाफ़ात हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमने अफ़गानिस्तान और दहशतगर्दी के हवाले से तो हमने काफ़ी बात की। दूसरी जानिब एक और ख़बर जो है हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब के हवाले से तमाम निजी और सरकारी कॉलेजेस में भारतीय गानों के ऊपर, डांस के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के तमाम 9 डायरेक्टर कॉलेजेस को हिदायत जो है वो जारी की गई हैं और इस हवाले से कहा गया है कि जी कॉलेजेस में फ़न फेयर और स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात पर असातिज़ा और तालिबा की इंडियन गानों के ऊपर रक्स करने की शिकायत मिली हैं। तालीमी इदारे, मुक़द्दस मकामात जहाँ तालीम दी जाती है, तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस अपने ज़ेर इंतज़ाम कॉलेजेस के सरबराहान को खुसूसी हिदायत करें कि आइंदा कभी भी भारतीय गानों के ऊपर जो है वो कोई डांस शांस वगैरह जो है वो नहीं होगा। दूसरी जानिब पहले ये खबरें आ रही थी कि जनाब हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 14 रुपये की कमी करने जा रही है, लेकिन ये खुशी आपको नसीब नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब वो कीमतें बरकरार रखी हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शायद बिजली की कीमतों में जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर आयद लेवी जो है वो 60 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। लेवी बढ़ा दी गई है, तो वो बेसिकली कीमत कम होनी थी, लेकिन वो लेवी की सूरत में जो है वो पूरी हो गई। तो इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि शायद आपको 14 रुपये का रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो रिलीफ भी जो है वो आपको नहीं मिल सका। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।